नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म हुई है। 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और इसमें तय हो गया कि पहलगांव में बेगुनाहों के कत्ल की सजा दहशतगर्दों और आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी। सीसीएस की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं इनके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शाम को ही सरकार के इरादे क्लियर कर दिए थे। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया कि पहलगांव में बेकसूर लोगों की जान लेने वालों को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी और सारी दुनिया को नजर आएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के हाथ उन लोगों की गर्दन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से दहशतगर्दों को मदद की। राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आश्वस्त किया, बहुत जल्द आतंक के आकाओं के खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन भी ऐसा होगा जिसे दुनिया देखेगी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कहा उससे क्लियर हो गया कि अब पाकिस्तान को इस आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार का प्लान तैयार है, टारगेट क्लियर है, बस सही वक्त का इंतजार है और यह डायरेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह कमिटमेंट है भारत की फौज का। इस एक्शन का पहला संकेत आज सुबह मिला जब सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवल, होम सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके अपडेट लिया। इसके बाद 2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पहलगांव का दौरा करके लौटे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्राउंड रिपोर्ट शेयर की। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने भी अपने इनपुट्स दिए। इसके आधार पर एक्शन प्लान तैयार हुआ। सीसीएस की मीटिंग में क्या हुआ, किन किन ऑप्शन पर विचार हुआ, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, क्या अपडेट दे सकते हैं आप हमें सीसीएस की मीटिंग के बारे में? देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से 9:15 पे एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसमें पहला रिस्पांस नज़र आएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर। ये जो आतंकी घटना हुई है उसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो समझा जा सकता है, उस पर उसका बयान आएगा। बाकी जो दूसरे ऑप्शन को लेकर विचार हुआ है, सोर्सेज का ये कहना था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में जाने से पहले तीनों चीफ से बात कर चुके थे और डिटेल प्लान ले चुके थे और आर्मी ने अपना प्लान बता दिया था कि क्या क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल एक बिग पिक्चर लेके गए ही थे कि क्या क्या ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हमें क्या किया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मोर्चे पे पाकिस्तान को कैसे अलग थलग करना है इस मामले को लेके, क्या वहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन अभी भी चल रहा है, भले ही एम्बेसडर को हमने वापस बुला लिया है, क्या उसे खत्म कर देना चाहिए, क्या हर तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर देना चाहिए। इन सारे पहलुओं पे बहुत विस्तार से बात हुई है। तो सारे सुझावों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन सुझावों पे आगे बढ़ने को कहा है उसकी एक पहली तस्वीर नजर आएगी जब विदेश सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 9:15 पे। स्टेटमेंट होगा जब 9:15 पे। अब कुछ कार्रवाइयाँ तो ऐसी होंगी जो कि कार्रवाई होने के बाद पता चलेगी लाजमी तौर पे। खास तौर पे सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड जो भी एक्शन किए जाने हैं वो तो बाद में ही पता चलता है। इतना ज़रूर है कि बहुत तीखा संदेश दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह जब दौरा करके आए तो वहां कल देवेंद्र प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई विदेश सचिव की, वहां चलते हैं। संदेश दिया था और सख्त जी। We are also joined, so we'll not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 90 तुले शब्दों में यही बात कही, लेकिन रक्षा मंत्री जो कुछ कहा उसका मतलब भी साफ है, टारगेट भी क्लियर है। बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक
इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक नापातुला बयान जारी किया। इस बयान में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा कि बेगुनाह सैलानियों की हत्या से वो चिंतित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत खान ने कहा, हम इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना प्रकट करते हैं और दुआ करते हैं कि जख्मी लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पहलगाम में हमला करने वाले भारत के लोकल लोग थे। पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हिंदुस्तान के अंदरूनी मसलों का नतीजा है। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के पत्रकार वजात खान ने कहा कि लश्कर और पाकिस्तानी फौज के कनेक्शन किसी से छुपे नहीं है और अब टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ले ली है, तो पाकिस्तान इससे पल्ला कैसे झाड़ सकता है। लश्कर तैयबा की एलिजिडली एक ब्रांच है। लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा कश्मीर की 25-30 साल इंसर्जेंसी का एक लीडिंग मिलिटेंट ग्रुप है, जिसकी शाखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी आजाद कश्मीर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाती हैं। इसके बहुत सारे अलग नाम हैं। लश्कर तैयबा के मदरसे हैं। लश्कर तैयबा का एक फलाही रोल भी है पाकिस्तान में, जिससे वो फंड रेजिंग और रिक्रूटिंग करते हैं। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग ब्लॉग है। मगर देयर इज नो डाउट कि लश्कर तैयबा की सीनियर लीडरशिप के पाकिस्तान के साथ रूट्स हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसके बारे में आए बाइशाएं करना फजूल है। पाकिस्तानी एक और जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने भी माना कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पालता परोसता है और कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर हमले पहले भी हुए हैं। आरजू काजमी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया, उससे शक और बढ़ता है। बेहतर होगा कि इस मामले की जांच हो और पाकिस्तान मुजरिमों पर एक्शन ले। डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आगे बढ़कर भारत की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो इवन पाकिस्तान से भी ऑपरेट करती हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस चीज को अब रुक जाना चाहिए। कब तक हम यही देखते रहेंगे कि कुछ हिंदुस्तान में होता है तो पाकिस्तान का नाम आता है, कुछ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में या केपीके में होता है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम ले लिया जाता है। तो इस पर बहुत सीरियसली काम होने की जरूरत है। ये कहकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ खुद ही हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की है उसको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और आगे जाना भी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के जरिए पूरे हर चीज को जो है क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पता यह लगा है कि पहलगाम में बेकसूर निहत्थे लोगों पर हमले का प्लान इंटरनेशनल टेररिस्ट सैफुल्लाह खालिद का है। इस हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में कसूर जिले का रहने वाला है, इसीलिए उसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर तैयबा के आका हाफिज सईद का सबसे करीबी है। पाकिस्तानी फौज के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं। भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में पहले भी उसका नाम आ चुका है। सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात के डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं
जिनसे साबित होता है कि पहलगाम में हमले के वक्त सैफुल्लाह कसूरी सैलानियों पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों के कांटेक्ट में था। मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सैफुल्लाह खालिद के साथ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अगले 8 महीनों में कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स तेज करने और फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी फौज के अफसरों के टोन बदल गए। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे करने लगे, कश्मीरियत के बजाय हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। ये महज इत्तफाक नहीं है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुलेआम पाकिस्तान के लोगों को हिंदू और मुसलमान का फर्क समझाया था। पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बना दुनिया का वाहिद मुल्क बताया था और इसके एक हफ्ते के भीतर पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जहां टूरिस्ट का मजहब पूछकर उन्हें गोली मारी गई। मैं आपको जनरल आसिम मुनीर का वो बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने 7 दिन पहले इस्लामाबाद में दिया था, जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तानी फौज इस हमले के पीछे है। कश्मीर में हिंदू टूरिस्ट को चुन चुन कर मारा गया। आतंकवादी हमले के आज जो वीडियो आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। वीडियो में पहलगाम में निर्दोष निहत्थे मासूम लोगों की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। आज वैली में आम लोग सड़कों पर उतरे। आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद रहा। हमेशा चहल पहल रहने वाले श्रीनगर के लाल चौक पर आज दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने बंद की कॉल नहीं दी थी। इसके बाद भी कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के हमले के विरोध में अपनी दुकानें, अपने होटल, अपने रिसोर्ट सब बंद रखे। आज रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम में जो हुआ उसे भारत सरकार की नीतियों का नतीजा बताया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जब तक भारत में मुसलमानों को डराया जाएगा, उन्हें दबाने की कोशिश होगी, उन पर अत्याचार किया जाएगा, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा रॉबर्ट वाड्रा को कश्मीरी मुसलमानों की बात सुननी चाहिए, खासतौर पर उस नौजवान के परिवार की बात सुननी चाहिए जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। पहलगाम में जिस वक्त आतंकवादी नाम, पहचान और मजहब देकर टूरिस्ट पर गोलियां बरसा रहे थे, उसी दौरान एक नौजवान आतंकवादियों से भिड़ गया। वो कश्मीरी था, मुसलमान था। उसने दहशतगर्दों की AK-47 पकड़ ली और कहा, ये हमारे मेहमान हैं, हिंदू है तो क्या हुआ, निर्दोष हैं, निहत्थे हैं और इस्लाम किसी बेगुनाह पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। लेकिन पाकिस्तानी दरिंदों ने इस कश्मीरी मुसलमान को भी गोली मार दी। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। आज कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हाजीपीर सेक्टर में 2 आतंकवादी LOC पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना की रुस्तम बटालियन ने सर्विलांस इक्विपमेंट से इन आतंकवादियों को देखा और फौरन एक्शन लिया। कुछ ही मिनटों में दोनों पाकिस्तानी दहशतगर्द ढेर हो गए। इन आतंकवादियों के कब्जे से 2 असॉल्ट राइफल्स, भारी मात्रा में गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। आज की जो बड़ी खबर है वो आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई CCS की मीटिंग के बाद पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक और स्ट्राइक की गई है, वाटर स्ट्राइक की गई है। भारत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला तो ये किया कि सिंधु नदी जल समझौता फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता,
तब तक भारत को सिंधु नदी का पानी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तानियों की वीजा भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात वहां के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्टाफ को भारत से जाने के लिए कहा गया है। भारत भी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में तैनात डिफेंस स्टाफ को वापस बुलाएगा।